इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज का मतलब क्या होता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें वो लिखा नहीं रहेगा। हम लोग ये हमेशा प्रिज्यूम करेंगे कि ये वारंटी है, रहे, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और उस वारंटी को अगर हटाना है तो हम लोगों को एक्सप्रेसली मतलब उसको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब लिख कर कॉन्ट्रैक्ट में दिखाना होगा कि हाँ ये वारंटीज नहीं हम लोग रखेंगे। बात समझ में आया? जैसे इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में मेंशन किया हुआ है, क्या क्या है अभी हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। वो लिखा रहे, नहीं लिखा रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में, मान लिया जाएगा कि ये सब वारंटीज इंक्लूड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। हाँ, अगर हम लोगों को हटाना है तब हम लोगों को एक्सप्रेसली उसमें एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, तब वो हटेगा, ठीक है। ये इसका बेसिक नॉलेज दे दिए हैं, अब पढ़ रहे हैं, सुनो। इट इज अ वारंटी which the law implies into the contract of sale, ठीक है। In other words, it is the stipulation which has not been included in the contract of sale in express words। जो मैंने कहा है वही लिखा हुआ है। But the law presumes that the parties have incorporated it into their contract, ठीक है। या मतलब क्या है कि लॉ ये प्रिज्यूम्स कर लेगा, मान लेगा कि हाँ पार्टीज लोग ये इम्प्लाइड वारंटी को इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। आपको उसमें वहाँ पर मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन सा वारंटीज है जो इम्प्लाइड है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इम्प्लाइड वारंटीज आर रीड into every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement of the parties। ये वही बात बोल रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वहाँ पर रहता नहीं है, मतलब लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन उस वक्त तक ये हटेगा नहीं जब तक पार्टीज का एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हो जाए। समझ में आया? अब एक्सप्रेस एग्रीमेंट में बोलकर भी होता है, रिटन भी होता है। तो जिसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़े कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में रिटन कंपलसरी है, तो उसमें कंपलसरी रहना चाहिए रिटन, ठीक है। These may also be excluded by the course of dealings between the parties or by usage of trade। ये इस तरह से इस इम्प्लाइड वारंटीज को हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि सेक्शन 62 में दिया हुआ है। अब इम्प्लाइड वारंटीज क्या क्या है ये सुन लो। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, सेक्शन 14 सबसेक्शन डी, एन इम्प्लाइड वारंटी that the buyer shall have and enjoy with possession of the goods, that is to say, if the buyer having got possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of the warranty। जैसे कोई भी सामान खरीदेगा बायर, तो ये इम्प्लाइड रहेगा कि इसका पोजीशन में कोई और दूसरे आदमी के अंडर ना हो, मतलब कोई और आदमी का सामान है और उसको बेच दे, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ, बाद में कोई आदमी आकर बोलेगा बायर को कि मेरा सामान वगैरह है, तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा उसका पोजीशन में। सेलर ऐसा अगर करेगा तो बायर उस केस में सेलर के ऊपर केस कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, X buys a laptop from Y
After the purchase, X spends some money on its repair and uses it for some time. X एक लैपटॉप खरीदा Y से और उसमें कुछ पैसा भी खर्चा किया होगा, ठीक है, उसमें रिपेयर का उसको इस्तेमाल भी किया. Unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered it to its rightful owner. बाद में ये पता चला कि लैपटॉप जो है वाई से जो खरीदा वो चोरी का माल था, चोरी करके वाई उसको बेचा था, ठीक है. तो एक्स से जो उसका ट्रू ओनर था ले लिया, ठीक है, और वाई को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए. एंड एक्स इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस ऑफ नॉट ओनली द प्राइस बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिपेयर. यहाँ पर एक्स जो है सिर्फ जितना में वो खरीदा है उसका कीमत ही नहीं उससे रिकवर करेगा, बल्कि जो वो रिपेयर्स में खर्चा किया है वो भी वो पैसा वाई से वसूलेगा. अगर कोई दिक्कत होगा समझने में तो पूछना. अब है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस. इनकम्बरेंसेस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, रुकावट. सेक्शन 14 सबसेक्शन सी, an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time the contract is entered into. यहाँ पर ये भी implied है कि कोई भी सामान अगर सेलर बायर को बेच रहा है तो उसको अगर वो थर्ड पार्टी का कुछ भी इंटरफेरेंस अगर उसमें है तो वो उसको बता दे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त. अगर ऐसा नहीं करेगा तब क्या होगा वो बता दो, तब बायर सेलर के अगेंस्ट में केस कर सकता है, ठीक है. एग्जांपल देख लो. A pledges his car with C for a loan of rupees 1,50,000. A जो है C के पास गिरवी रखा है अपने कार को और उससे लोन लिया है 1.5 लाख रुपए and promises him to give its possession the next day. और ये बोला है कि मतलब पैसा ले लिया है C से यहाँ पर और उसको बोला है ना कि गाड़ी का पोजीशन हम नेक्स्ट डे उसको दे देंगे. A then sells the car immediately to B. A क्या किया, फ्रॉड किया, वो गाड़ी को B को बेच दिया तुरंत. वो परचेज्ड इट ऑन गुड फेथ. B को नहीं पता है कि ये C को ऑलरेडी गिरवी रख चुका है. विदाउट नोइंग द फैक्ट B may either ask A to clear the loan और अब B क्या करेगा, B को तो नहीं पता था कि वो गिरवी रखा है, तो B के पास ऑप्शन है या तो ए से बोलेगा कि आप लोन को क्लियर करो या फिर बी उसका पैसा, या तो ए को बोलेगा लोन का पैसा चुकाओ या फिर खुद वो सी को पैसा देगा बी और ए के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा और जो सी को पैसा वो दिया है, ठीक है, बी जो सी को पैसा दिया है छुड़ाने के लिए वो पैसा ए से रिकवरी करेगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है. अब इंटरेस्ट के साथ ये उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर में है. इंटरेस्ट के साथ हो भी सकता है, बिना इंटरेस्ट के भी हो सकता है. यहाँ पर एग्जांपल बोला है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड. देखो ये जो है ये एक इम्प्लाइड है. वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड. पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं उसके बाद तुमको हम समझा रहे हैं. एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड और अटैच्ड बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड. वारंटी जैसे कि
क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? मान लो मार्केट में एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का फैब्रिक्स अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सबको पता है कि सबसे फाइन क्वालिटी का फैब्रिक्स क्या है, ठीक है। तो हम एक आदमी के पास कपड़ा खरीदने गए फैब्रिक्स, उसको हम बोले आप मुझे सबसे ज़्यादा फाइन क्वालिटी का फैब्रिक्स दीजिए, ठीक है। तो बायर जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है सेलर से कि जो फाइन क्वालिटी का है वही वो हमको देगा। तो इसी को बोलते हैं यूजेज ऑफ ट्रेड, ठीक है। इस चीज को पहले आप समझ के रखो। उसके बाद क्या है, रिगार्डिंग इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस for any particular purpose of goods supplied, the rule is let the buyer beware, ठीक है। that is the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold, but this rule has certain exceptions। देखिए यहाँ पर implied condition और वारंटी जो है क्वालिटी और फिटनेस के ऑफ गुड्स पर ये बोला गया है कि बायर को खुद से सारा नॉलेज लेना होगा सेलर से। पहला चीज, अगर बायर अपने भरोसे पर सामान ले रहा है, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। पर में जो अभी बताएं यूजेज ऑफ ट्रेड, वो एक अलग मीनिंग था जिसको हम बता दें, उसको मर्ज नहीं करना है। यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी के लिए बोला गया है लेट द बायर बीवेयर, ठीक है। सेलर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप बिना बायर के पूछे कोई भी गुड्स का जो वो बेच रहा है उसका कुछ भी खराबी हो वो बायर को बताए, ठीक है। अगर ये कौन से केस में, अगर बायर अपने भरोसे में सामान खरीद रहा है तब, ठीक है। पहले इस बात को पहले नोट करके रखना, ठीक है, जो बात मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग मर्ज कर देते हैं, अब वहीं पर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है इसके बारे में। उसके बाद बट दिस रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें कि किस सिचुएशन में सेलर को बताना होगा, ठीक है, वो लोग आगे में है। अब ये क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ये क्या है, वेयर द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर एंड द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, द सेलर मस्ट वार्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर। If there is a breach of warranty, the seller may be liable in damages। कोई गुड्स अगर खरीद रहा है और उसका नेचर जो है वो कुछ डेंजरस है, ठीक है, जैसे कि हम लोग मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं तो उस मेडिसिन में लिखा रहता है यहाँ बच्चों से दूर रखने के लिए, कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, और दवाई की दुकान वाला भी बता देता है यहाँ बच्चों से दूर रखिए। ये हम मेडिसिन के एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा बहुत सारा सामान होता है जैसे कि कॉकरोच मारने का स्प्रे हुआ, तो ये सब में बोल देता है कि हम बच्चे से दूर रखिएगा इसको, ठीक है। अगर बायर को ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है, उसका खराबी डेंजर के बारे में, तो सेलर का ये जिम्मेदारी है कि वो उसको वार्न करेगा, उसको बता देगा। इस सिचुएशन में अगर सेलर नहीं बताया तो सेलर के खिलाफ वो केस कर सकता है क्योंकि ये ब्रीच ऑफ वारंटी है और बायर उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। समझ में आया बात? अब ये है कैविएट एम्प्टर। कैविएट का मतलब होता है अलर्ट, ठीक है। कैविएट एम्प्टर का मतलब ये होता है लेट द बायर बीवेयर,
ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया है, सेलर सामान बाजार में बेचेगा और यहाँ पर बायर अपनी जिम्मेदारी में ले रहा है अगर सामान, तो सेलर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसको वो उसका डिफेक्टिव पार्ट बताए। मतलब कि उसका जो नुक्स होता है, हर प्रोडक्ट्स का कुछ ना कुछ होता है, ये सेलर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ डेंजरस नेचर अलग चीज़ हुआ, ठीक है, डेंजरस नेचर वो एक अलग बात होता है, उसको मत इसमें इन्वॉल्व करना, वहाँ पर सेलर का जिम्मेदारी होता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लो कि कोई सामान खरीद रहा है बायर, सेलर से वो पूछ नहीं रहा है कि हाँ ये सामान हम इस पर्पस के लिए ले रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। और सेलर भी कोई लायबल नहीं है कि वो बताएगा अपने आप, तुम अपना मर्जी से खरीदे हो भाई, तुम उसका भुगतान करोगे अगर मैच मिसमैच होगा तो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है। यहाँ पर जो सेक्शन 16 में दे रहा है, यहाँ पर सिचुएशंस क्या है, अगर जैसे कंडीशंस पहले पढ़ लेते हैं, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। इफ द बायर had made known to the seller the purpose of his purpose and the buyer relied on the seller's skills and judgment and the seller's business to supply goods of that description। कैवियट एम्प्टर का एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। अगर बायर सेलर को बोल दिया है हमको इस पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है, तब सेलर के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको उस पर्पस के ही हिसाब से सामान दे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, क्या है यहाँ पर, ए सोल्ड पिग्स टू बी, दिस पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड, ए जो है बी को पिग बेचा है और पिग जो है वो इन्फेक्टेड था, बी पूछा नहीं उससे, कॉजेज टैम्पर टू अदर हेल्दी पिग्स ऑफ द बायर, बायर का और जो पिग था वो भी उसके वजह से इन्फेक्टेड हो गया। इट वाज हेल्ड दैट द सेलर वाज नॉट बाउंड to disclose that the pigs were unhealthy, the rule of the law with caveat emptor, ठीक है। बी तो ए से कुछ पूछा ही नहीं उसके बारे में, तो यही यहाँ पर मतलब है, ये कोई डेंजरस नेचर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो मतलब सामान खरीद रहा है तो उसको उसका जिम्मेदारी अपने भरोसे खरीद रहा है, ठीक है, वो पूछा नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर सेलर लायबल नहीं होगा। दूसरा 19A परचेजेस अ हॉर्स फ्रॉम बी, ए बी से घोड़ा खरीदा है, ए नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी, ए को चाहिए था रेस मतलब घोड़सवारी के लिए, लेकिन ये बात वो सेलर को नहीं बोला, ठीक है। द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट इज सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्रिवन इन द कैरेज, ये राइडिंग के लिए सुटेबल नहीं था, ये सिर्फ जो टांगा होता है ना घोड़ा गाड़ी, उसी के लिए वो यूज किया जा सकता था। यहाँ पर भी कैवियट एम्प्टर रूल अप्लाइज हियर एंड सो ए कैन नीदर रिजेक्ट द हॉर्स नॉट कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बी। इस केस में भी क्या है, जो बायर है उसको भुगतान करना पड़ेगा, अगर समझने में कुछ भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछोगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस क्या है, जो यहाँ पर ये कंडीशंस पढ़े हैं ना, ये एक्सेप्शंस के बारे में बताएंगे था कंडीशंस, अब इसका डिटेल पढ़ रहे हैं। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर बायर बोल दिया है सेलर को हमको इस पर्पस के लिए सामान चाहिए, ठीक है, अब क्या हुआ, सेलर के भरोसे पर जो सामान खरीद रहा है और अगर कुछ भी खराबी हुआ तो सेलर उसमें मतलब वो जो सामान दिया सेलर उस पर्पस के लिए फिट नहीं था, क्योंकि बायर सेलर के ऊपर ट्रस्ट करके ले रहा है सामान, तब यहाँ पर सेलर लायबल होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड फॉर सम ट्रक्स टू बी यूज्ड फॉर हेवी ट्रैफिक इन अ हिली कंट्री,
मतलब है ना, पहाड़ी जगह के लिए वो गाड़ी खरीद रहा है, ट्रक खरीद रहा है, ठीक है, वो बोल दिया है उसको, हेवी ट्रैफिक के लिए हम खरीद रहे हैं। द ट्रक सप्लाइड बाय द सेलर व अनफिट फॉर दिस पर्पस एंड ब्रोक डाउन। ट्रक जो था वो अनफिट था और वो खराब हो गया। देयर इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस। ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा कि ये सेलर को बोल दिया था। इसी तरह यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इंक्विस्ट वर्सेस लास्ट। देखो, केस स्टडी में ऐसे भी पूछता है वो कि इसके केस में क्या हुआ था। और ड्रैपर वो है जो कोई भी टेक्सटाइल फैब्रिक्स को बेचता है। वो हॉट वाटर बोतल खरीदा है फ्रॉम अ रिटेल केमिस्ट। He asked the chemist if it could stand boiling water. The chemist told him that the bottle was meant to hold hot water. ठीक है, ये सामान खरीदा भी केमिस्ट, मतलब मेडिसिन की दुकान में जो हॉट बैग नहीं होता है वैसे हॉट बोतल होगा, वो उससे पूछ लिया था। उसको वो पूछा कि क्या ये बोतल में गर्म पानी रहेगा, तो ये केमिस्ट उसको बोल दिया कि हाँ ये बोतल गर्म पानी के लिए ही है। लेकिन हुआ क्या? The bottle burst when hot water was poured into it. जैसे गर्म पानी उसके अंदर डाला वो बोतल फट गया, ठीक है, और उसका वाइफ इंजर्ड भी हो गया, इंजर्ड हो गई। It was held that the chemist shall be liable to pay damages to P. ठीक है, ये लायबल हुआ कि केमिस्ट जो है लायबल होगा P को डैमेज करने के लिए। As he knew that the bottle was purchased for the purpose of being used as a hot water bottle, क्योंकि ये उसको बोल चुका था बायर कि हम गर्म पानी रखने के लिए ही ले रहे हैं। अब वो फटा है तो उसका डैमेजेस का क्लेम करेगा, मतलब वापस कर देगा। तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है? where the article can be used, ये दूसरा पार्ट है, where the article can be used for only one particular purpose, the buyer did not tell the seller the purpose for which he required the goods. But वैसे यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है कि अगर कोई सामान एक ही पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे मान लो पेट्रोल है, एग्जांपल दे रहे हैं, पेट्रोल क्या चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो पेट्रोल जो है वो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए यूज करना है और उसी के लिए वो पेट्रोल है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, पेट्रोल तो वैसे और भी चीज़ के लिए यूज भी होता है, आग लगाने के लिए भी यूज होता है और भी बहुत सारा उसका यूज है, ठीक है, हम एक बात बोल रहे हैं पेट्रोल। तो उस समय बायर को कुछ मेंशन करने का जरूरत ही नहीं है सेलर को, तो उसको पता है कि ये सामान इस पर्पस के लिए ही यूज होता है, ठीक है। दूसरा बात, बट वेयर द आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ पर्पसेस, the buyer shall tell the seller the purpose for which he requires the goods if he wants to make the seller responsible. अगर कोई आर्टिकल्स का बहुत सारा यूज है, जैसे दूध है, दूध हो गया, पेट्रोल का ही मान लो फिर एग्जांपल दे देते हैं, पेट्रोल है गाड़ी चलाने के लिए भी होता है, आग लगाने के लिए भी होता है, कुछ सफाई करने के लिए भी होता है। तो अगर बायर को सेलर को अगर लायबल करना है कि हाँ अगर जिस पर्पस के लिए हम ले रहे वो काम नहीं हुआ तो सेलर इसका जिम्मेदार होगा, तो उस केस में बायर जो है सेलर को बोल देगा कि हाँ हमको सफाई करने के लिए पेट्रोल चाहिए, और अगर सफाई नहीं हुआ सही से क्लीन नहीं हुआ तब सेलर लायबल होगा। समझ में आया बात? उसका एग्जाम्पल एक ये भी है, in Bombay, Burma Trading Corporation Limited versus Aga Mohammed. Timber was purchased for the express purpose of using it as railway sleepers, and when it was found to be unfit for the purpose, the court held that the contract could be avoided. Timber जो है लकड़ी, जैसे तुम देखी होगी रेल का जो पटरी होता है, जैसे अभी तो सीमेंटेड रहता है, सीमेंटेड के बड़ा बड़ा बार होता है, उसके ऊपर पटरी रखाया जाता है। पहले के वक्त में लकड़ी उस जगह में यूज होता था, ठीक है।
उसी को टिम्बर मतलब वो टिम्बर लकड़ी का बोला जाता है, ठीक है। उसी को रेलवे स्लीपर बोला जाता है। तो वो अगर अनफिट हुआ, क्योंकि रेल का तो बहुत वजन होता है, ट्रेन चलेगा कहीं टूट गया पीछे तो रेलवे एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही ये इस केस में ये फैसला सुनाया था कोर्ट कि अगर वो अनफिट है तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। समझ में आया बात? अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे।